नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अदिति राजपूत। 17वीं लोकसभा का आखिरी शीत सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 22 दिसंबर तक चलेगा ये सत्र और हंगामेदार इसके भी रहने के आसार हैं। और खासकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनको लेकर जो एथिक्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी आज पेश होगी। और इस सब पर क्या कुछ हलचल चल रही है, सीधे हम चल रहे हैं दिल्ली में विजय चौक पर, जहां पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद है। उमा, आज का दिन पहला दिन होने वाला है शीत सत्र का, लेकिन लगता है कि पहले ही दिन अच्छा खासा हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया अदिति। संसद भवन से इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है आपका। और जाहिर सी बात है कि शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत हो रही है काफ़ी हंगामेदार रहेगी। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो जिस तरह से महुआ मोइत्रा को लेकर ये पूरा मामला चला है, एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है आज टेबल होनी है और उसके बाद उस पर फैसला होना है। ये भी कहा जा रहा है कि फैसला आज ही ले लिया जाएगा। और ऐसे में जब विपक्ष जो है वो लगातार इस तरह से जो उनके सदस्यता को जाने की जो बात की गई है, जो सिफारिश की गई है, उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार उसका विरोध कर रहा है। और यही वजह है कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। तो इन सब मामलों में आगे और क्या होगा, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। प्रशांत क्या हमारे साथ हैं? जी, तो हम प्रशांत से इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10:15 बजे प्रेस से बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये लगातार ऐसा होता रहा है कि सत्र की शुरुआत के पहले दिन प्रधानमंत्री बात करते हैं और एक आउटलाइन रखने की कोशिश करते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सत्र आगे चलेगा। हालांकि अमूमन सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और जो विधायी काम है वो कम ही हो पाता है। इस बार भी 21 बिल जो हैं वो आने हैं, जिसमें से 7 नए बिल हैं। बाकी जो बिल हैं वो पिछले सत्र में या तो पेश नहीं हुए या फिर पास नहीं हुए, उनको भी रखा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं संसद भवन से ही। राजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल उमा, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। और आपको ये बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है जी आज 11 राजीव, बजे क्या आज क्या होना है? प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद बिल्कुल देखिए, ये एक रिचुअल रहा है कि जब भी संसद का नया सत्र की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री जो है संवाददाताओं से बातचीत करते हैं और विपक्ष के नेताओं से बाकायदा अपील करते हैं कि आप आएँ और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लें। जो संसद का शीतकालीन सत्र है आज की जो शुरुआत होगी, जो सबसे अहम मुद्दा जो आज रखा जाना है, 11 बजे से जो है प्रश्नकाल होगा लोकसभा में और 12 बजे जो है जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है महुआ मोइत्रा के मामले में, वो रिपोर्ट रखी जाएगी, टेबल रखी जाएगी। उसके बाद जो है स्पीकर जो है उस पर सदन की राय लेंगे। और ज़्यादा उम्मीद यही है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे, उनको संसद से निष्कासित किया जाएगा। ऐसा एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बात कही जा रही है। क्योंकि बीजेपी के पास जो इतना बड़ा मैंडेट जो आया हुआ है, तकरीबन 3 राज्यों में जो है उसकी सरकार बन गई और बहुत बड़ा विक्टिम मिला, तो उसका असर जो है संसद की कार्रवाई में देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें कि 10 बजे जो है जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है विपक्षी दलों की, वो बैठक होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होगी। बार बार जो है इंडिया गठबंधन के जो कई सारे दल हैं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि आप बैठक नहीं करवा रहे हैं। और इससे कई सारे जो है जो आपसी जो खींचतान जो है और समन्वय जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस उसी को लेकर आज बैठक, बहुत अहम बैठक होने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में। और 6 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी दिल्ली में, उससे पहले ये बैठक जो, हालांकि ये जो बैठक होगी आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, जो संसद के अलग अलग दलों के जो नेता हैं विपक्षी दलों के, उनकी बैठक होगी। जी 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 राजीव, देखिए विपक्ष जो है वो पिछले सत्र में भी लगातार, चाहे वो जातीय जनगणना हो, सीबीआई का दुरुपयोग हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। इस बार फिर से उसके एजेंडे पर ये सब कुछ है। तो क्या रणनीति इस बार है, किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा? आपने जिक्र किया कि बीजेपी 3 राज्यों में जीत कर आई है, कांग्रेस उन 3 राज्यों में हार कर आई है, इंडिया गठबंधन को लेकर बैठक करने वाली है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन को उतनी तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि उसको लग रहा था कि इन 3 राज्यों में वो जहां उनकी पहले से सरकार थी वो रिपीट करेगी। लेकिन अब जब डिबैकल हुआ है तो उसके बाद कांग्रेस की रणनीति में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किस तरीके से वो बाकी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी और बैठक में क्या कुछ झलक सकता है?
देखिए, जो साफ तौर पे जो दूसरे दल हैं उनका ये कहना है कि अब कांग्रेस को कम से कम सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। कम से कम सपा की बात करें, सपा साफ तौर पे कर चुकी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उसने कुछ सीटें मांगी थी, उन्होंने कांग्रेस से यहाँ तक कहा था कि अगर 2 विधानसभा के सीट दे देते हैं तो हम तैयार हैं, और जो उसके बावजूद जो है कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और यही वजह है कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, वहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, कि विपक्षी दलों का जो बैठक जो बुलाया इंडिया गठबंधन के लिए, वक्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और विपक्षी दलों का ये भी कहना है, जो छोटे छोटे दल हैं उनका ये कहना है, जो राज्यों में एक बड़ा समूह है उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना चाहते हो, तो आप अकेले नहीं कर सकते। कांग्रेस ने अकेले मुकाबला करने की कोशिश की तो 3 राज्यों में जो तीनों हिंदी पट्टी के राज्य हैं वो पूरी तरह से लगभग साफ हो गई। इतनी बड़ी हार जो कांग्रेस को मिली है, उसे इन नेताओं उनके नेताओं को लगता है कि अब कांग्रेस को जो है समझ में आ जाएगी और सबको साथ लेकर चलेगी। जी, ये देखने की बात होगी कि कांग्रेस इस हार के बाद कैसे सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। हमारे साथ प्रशांत भी, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बड़ा मुद्दा है, महुआ मोइत्रा का एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट टेबल होनी है। टीएमसी की मांग है कि इस पर चर्चा हो और उसके बाद जाकर कोई फैसला लिया जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अधीर रंजन चौधरी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उस प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया गया है जिसके तहत एथिक्स कमेटी इस नतीजे तक पहुंची है और उसने संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश तक कर दी है। तो क्या कुछ प्रक्रिया आज संसद के अंदर रहेगी और कब तक इस मामले में कोई फैसला हो जाने की उम्मीद है? जी उमाशंकर, आपने अभी राजीव को सुना। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी एथिक्स कमेटी की, और उसके बाद जो प्रक्रिया ये होती है, मैंने अभी 1-2 सांसदों से बात की, सरकार के कुछ लोगों से बात की है, और उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक सभी सांसदों को, संसद को यह नहीं पता चलेगा कि उस रिपोर्ट में औपचारिक तौर पर क्या है। वैसे रिपोर्ट की सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, हम जानते हैं। तो अब उसके बाद सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, और वो प्रस्ताव आज ही पेश किया जाएगा, इसकी संभावना है। सरकार की ओर से अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और कानून मंत्री भी हैं, संभवतः वही सरकार की ओर से एक मोशन मूव करेंगे, और उसमें फिर ये अनुशंसा की जाएगी कि जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है उसके आलोक में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की जाए। उसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनकी भूमिका सामने आएगी। और सरकार ने पहले भी कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस ने जैसा मांग किया, तृणमूल कांग्रेस की ओर से मांग की गई है, कांग्रेस भी ये मांग कर रही है, तो अगर डिस्कशन की मांग की जाती है इस मोशन पे या एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पे, तो ये फैसला लोकसभा स्पीकर को करना है। और अगर लोकसभा स्पीकर इसकी इजाज़त देते हैं तो आज आप देखेंगे कि लोकसभा में इस पर बहस भी होगी, और बहस के बाद संभवतः अगर वोटिंग की नौबत आती है तो वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी। लेकिन आप जैसा राजीव ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी और सरकार के पास बहुमत है, तो मोशन पारित होने में कोई शक शुबा नहीं है। उम्मीद है कि आज ही सारी जो प्रक्रिया है वो आज ही पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अंतिम जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष। जी उमाशंकर जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रशांत की। मनी ट्रेल की बात की जा रही है कि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ, खासतौर पे जो अधीर रंजन चौधरी ने जो पत्र लिखा है उसमें भी इस बात को कहा गया है। एक जांच की बात की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आज जो है संसद में जो एक फैसला लिया जाना है, सदस्यों को सुनने के बाद, जो आप बता रहे हैं कि चर्चा होगी, तो चर्चा के बाद ये भी इस बात की भी संभावना बनती है कि अभी उनकी जो संसद सदस्यता है उसको खत्म न किया जाए? नहीं उमा, आपको 2 संक्षेप में मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे एथिक्स कमेटी की, तो 2 आरोप लगे थे महुआ मोइत्रा पर। पहला ये कि अब सांसद के तौर पे उनका जो पोर्टल है उसका लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया था, और दूसरा पैसे लेकर और गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर सवाल पूछे गए थे। एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है, उसका आधार बनाया गया है लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने दिया है
उसको गलत पाया गया है और उस आधार पर उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। जहां तक पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है, एथिक्स कमेटी ने खुद ही कहा है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसमें मनी ट्रेल का मामला आएगा, तो ये इसकी जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लिहाजा स्पीकर से ही ये सिफारिश की गई है कि इसकी जांच किसी जांच एजेंसी को, जैसे सीबीआई, ईडी या कोई भी जांच एजेंसी उनको जो ठीक लगता है उसको सौंपी जाए। तो सदस्यता रद्द करने का आधार पैसे लेकर सवाल पूछने का आधार नहीं बनाया गया है, वो उसका आधार बनाया गया है जो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है, उसे आधार बनाया गया है। और कमेटी का कहना है कि एक सांसद के तौर पे ये जो कंडक्ट है वो जो उनसे उम्मीद की जाती है उसके खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर अब कोई शक शुबा है, सदस्यता जाएगी इसकी संभावना ज्यादा है और इसके लिए मोशन मूव होगा, उसमें आप देखेंगे लोकसभा में जब चर्चा होगी। जी शुक्रिया प्रशांत। तो जाहिर सी बात है कि इसी बात को एक आधार बनाया है अधीर रंजन चौधरी ने भी। उन्होंने भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की जहां तक बात है, जो प्रक्रिया की बात है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ साफ नहीं है और इसलिए जो विपक्ष के जो सांसद हैं जाहिर सी बात है कि इस बात का विरोध करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आज मिजोरम की बारी। आज मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गिनती हो रही है। मिजोरम की 40 विधानसभा पर 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इस बार सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट जो है यानी MNF, जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ZPM जो है वो अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती, तीनों दलों ने 40 सीटों वाले राज्यों पर सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो 23 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ZPM जो है वो रुझानों में उसको बहुमत यहां पर हासिल हो गया है। तो इस वक्त मिजोरम से ये बड़ी खबर आ रही है, जो रुझान आए हैं शुरुआती उसमें जो ZPM है, जोरम ZPM को यहाँ पर 20 मिले हैं, MNF को 13 नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 6 मिले हैं, बीजेपी को 1 नजर यहाँ पर आ रहा है। तो जिस तरह के चुनावी नतीजे 4 राज्यों में यहाँ पर आए हैं, जोरम पीपल्स मूवमेंट जो है यहाँ पर बहुमत बना रहा है और कांग्रेस यहाँ पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा कि कुछ नतीजे जो थे, खासकर छत्तीसगढ़ ने काफ़ी हैरान किया। बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ पर बहुमत हासिल किया है, करारी हार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। और अब देखना होगा कि मिजोरम में आखिर जनता का मूड क्या कुछ है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, जिस तरह से कल के जो नतीजे थे उसके बाद बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर एक बार फिर से हम देखें कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ज़मीन पर आप जब थे रत्नदीप, क्या देख रहे थे आप, किस तरह से लड़ाई जो है वो लड़ी गई? क्योंकि कल जो 4 राज्यों की बात हुई वहाँ पर बार बार ये बात आई कि कांग्रेस पूरी तरह से लड़ी नहीं, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी की नहीं उसने। देखिए, अगर मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो कांग्रेस तो सत्ता से 5 साल पहले ही बाहर हो गई, जब मिजो नेशनल फ्रंट ने पिछले बार चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 10 साल की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था और उस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा चुनाव था जहाँ पे कि अपनी जो पकड़ है उसको पकड़ के रखना ही नहीं, फिर से रिवाइव करना, पॉलिटिकली रिवाइव करने की एक उन्होंने कोशिश की थी। यहाँ पे जो कैंपेन हुए थे वहाँ पे राहुल गांधी आए थे और दिग्गज कांग्रेस नेता आए हुए थे और उन्होंने एक मूड बनाने की कोशिश ज़रूर की थी कांग्रेस ने। मगर जो दिख रहा है अब जो ट्रेंड आ रहे हैं, ये इनिशियल ट्रेंड है। राउंड 1 जो है पोस्टल बैलेट और इसके बाद पोस्टल बैलेट और इसके बाद राउंड 1 का काउंटिंग हुआ है। तो इसमें जो दिख रहा है कि कांग्रेस जहां पे थी शायद वहीं पे ही अभी है। और अगर इस चुनाव की बात करें तो ZPM, जोरम पीपल्स मूवमेंट, एक नई पार्टी है। पिछले बार चुनाव में वो उभर के आई थी, मगर पिछले बार चुनाव में वो रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं थी, तो उनके जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। मगर पिछली बार चुनाव में उन्होंने जो कांग्रेस को जो धक्का लगा था उसके पीछे MNF के साथ साथ ZPM का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में ZPM उस चुनाव में उभर के आई। पिछले 5 सालों में ZPM ने कांग्रेस से मेन अपोजिशन का स्पेस ले लिया और इससे जो और अपने पार्टी को मजबूत किया। उन्होंने रजिस्टर्ड पार्टी बनाई। लालदू आमा उनके जो चीफ मिनिस्टर फेस हैं, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इसके तरफ एक
जरूर एक रुझान, एक वेव, एक लहर जरूर थी मिजोरम में, मगर इसके साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है, बीजेपी की एलाई है सेंटर में, मगर यहाँ पे बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं है उनका। ये बहुत पुरानी रीजनल पार्टी है जो मिजोरम में मिजो अकॉर्ड के पहले जो पहले उग्रवाद था, इसके बाद मिजो नेशनलिज्म के मिजो नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, जिसके तहत मिजो अकॉर्ड हुआ था, उससे बनी यहाँ पर आपको मैं रोक रही हूँ, लेकिन अगर आप पार्टी है तो एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं यहाँ पर कि इस वक्त मुद्दे इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण तरीके से देखे गए, क्या मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका कुछ इम्पैक्ट मिजोरम में देखने को मिला है? लोगों के बीच में ऐसा कोई मूड था जब वो वोट डालने जा रहे थे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका एक इम्पैक्ट मिजोरम में है। उसका इम्पैक्ट शायद बीजेपी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर बीजेपी का यहाँ पे सीट्स नहीं बढ़े तो हम ये आकलन लगा पाएंगे कि जो मिजोरम में मणिपुर में जिस तरह से वायलेंस हुआ उसका शायद एक स्पिल ओवर इफेक्ट मिजोरम में हुआ है। मगर जो कैंपेन रहा उसमें मिजो नेशनल फ्रंट और मुख्यमंत्री जोरामथांगा उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि पिछले 2 साल से जैसे म्यांमार से जो ट्राइबल रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जो एथनिक चिन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जिस तरह से म्यांमार में उन्होंने शरण दी, और इसके बाद जो मिजोरम मणिपुर में जिस तरह की वायलेंस हुई, वहाँ से जो कुकी और जो कम्युनिटी के लोग आ रहे थे उनको जिस तरह से शरण दिया गया, तो अपने आप एमएनएफ और जोरामथांगा एक जो लार्जर ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कुकी चिन, इनका एक गार्डियन के रूप में वो अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। मगर क्या वो वोट में तब्दील हुआ कि नहीं, ये अब बताने के लिए हमें कुछ और समय चाहिए होगा, क्योंकि ये रुझान दिखा रहे हैं कि वो शायद वोट में तब्दील नहीं हुआ। मगर दूसरी तरफ जो फैक्टर्स रहे हैं इस चुनाव में कि ZPM ने जिस तरह से कैंपेन किया कि आपने इतने साल कांग्रेस को देखा है, आपने इतने साल MNF को देखा है, क्योंकि जब से राज्य बना है मिजोरम, सत्ता कांग्रेस और MNF के बीच पलटती रही 10 सालों में, 10 साल बाद सत्ता की चेंज होती रही, और इसके चलते ये जो एक नई पार्टी को देखना परखने की जो एक अपील है, और उसमें जो 60% से भी ज़्यादा यंग वोटर्स जो हैं मिजोरम में 18 से 40 साल के एज में ग्रुप में, ये लोगों का रुझान एक तरफ से ZPM के तरफ बढ़ता हमें भी दिखा है इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम। तो शायद ये जो मिजोरम में रूरल एरियाज में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ZPM और कुछ पॉकेट्स हैं कांग्रेस के, उसको शायद इस बार ZPM तोड़ने में सफल हुई है। अगर हम जो रुझान आए हैं इसके ऊपर देखें तो हमें ऐसा ही एक अंदेशा लग रहा है। आपके पास हम आते रहेंगे, अभी शुरुआती रुझान है और ZPM यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बीच में एक बार बहुमत का आंकड़ा जो है वो भी छूते हुए ZPM नजर आ रहा था। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सुहास चकमा है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ है। सुरेंद्र राजपूत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अदिति फडणवीस है, राजनीतिक संपादक है। सुहास जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमारे सहयोगी रत्नदीप अभी बता रहे थे कि मणिपुर का मुद्दा जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी रहा है मिजोरम में भी, और इस बार जिस तरह से हमने देखा था कि जब आइजॉल में रैली हुई थी, तब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं PM के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही थी कि मैतेई लोगों ने चर्च जलाए और इसी वजह से हम BJP का साथ नहीं देंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ मणिपुर के मुद्दे का यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है मिजोरम का इलेक्शन में उतना इम्पैक्ट नहीं रहा और फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहां पे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो MNF हो, ZPM हो, कांग्रेस हो, जो मिजो समुदाय का जो स्टैंड है सबकी एक ही है, बराबर है। तो ये सिटी नहीं खाली MNF हार्ड पोजीशन ले रहा है या MNF सिंपैथेटिक पोजीशन ले रहा है। मेरे ख्याल के सारे पोजीशंस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का पोजीशन एक ही है। तो इसका चलते मेरे ख्याल से इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिसमें 2 चीजें मेरे ख्याल से सबसे फर्क पड़ा है, उसमें एक ये है कि लोग MNF या कांग्रेस गवर्नमेंट से थक चुके हैं, सो दे वांटेड द चेंज। और दूसरा ये पॉइंट है कि ZPM ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ चीजों में अपना जो पॉलिसी है उसको अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने कहा जैसे वहां पे जो मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जिंजर है, चिलीज है और ब्रूम्स है, जारू है,
उनका ऊपर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअली, क्योंकि मिजोरम में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, एंड सो मेरे ख्याल से दिस प्रॉमिस कि हम इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ा है। तो इसलिए जेडपीएम जो इनका पहले जो इलेक्शंस हुआ था रीजनल काउंसिल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, लुंगले जो म्यूनिसिपल एरिया है उसमें सारे 11 सीटें जब जेडपीएम ने जीता, मेरे ख्याल से इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि जेडपीएम इज अ पार्टी व्हिच इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन मिजोरम। अगर जी ये क्या नाम है, लुंगले जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उसमें अगर नहीं जीत जाता तो जेडपीएम के लिए दिक्कत हो जाते। तो जेडपीएम वाज बिल्डिंग अप फॉर क्वाइट सम टाइम। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, यहाँ पर कहाँ तो चुनाव जब वोटिंग हुई थी तब तक भी ये बातचीत चल रही थी कि 5 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है, लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झटके लगे हैं, अब यहाँ पर मिजोरम से भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें जेडपीएम ने अच्छी खासी बढ़त बना ली और दूसरे नंबर पर भी एमएनएफ है। कांग्रेस यहाँ पर अभी दूसरे नंबर पर भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार मेरा ख्याल है 5 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और अभी फिलहाल तक रुझानों में 7 सीटों पर आप हैं। तो क्या कहीं ये लग रहा है कि नब्ज पकड़ने में जनता की कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है? अदिति, देखिए 3-4 चीजें हैं। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 5-0 से जीतेंगे। इस वक्त अभी हम 3-1 से हारे हुए हैं। तेलंगाना हम जीते हैं और बाकी जगहों पे हमें जनता का, जनार्दन का जो आदेश है वो सिरोधार्य है। हार और जीत ना तो कोई अंतिम होती है ना कोई पहली है। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर मिजोरम में हमें उम्मीद है कि हम अपने किसी साथी के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे। पिछली बार से हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास सिर्फ इस तरीके से अब लोग अगर देखें कि नहीं हमारे पास 7 सीटें हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछली बार हमारे पास 3 सीटें या 4 सीटें थी, तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये आरंभिक नतीजे हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो मिजो लोगों की जो जिसको कह सकते हैं कि भाषाई एकता हो चाहे क्षेत्रीय एकता हो, इन सब के लिए हम लोगों ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को हम जरूर एक बात कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो आपने विभाजनकारी नीतियां पूर्वोत्तर राज्यों में की हैं और जिसकी वजह से वहां पर घाव लगे हैं, चाहे मणिपुर में लगे हों चाहे कहीं और लगे हों, उनको हील करना पहली प्राथमिकता आती है। सत्ता बनाना या सत्ता के साथ में आना एक दूसरी प्राथमिकता है। अभी बहुत ही अर्ली ट्रेंड है। हमें लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं, देखिए आप ही की बात करते करते 7 से 8 पर हम पहुंच गए, तो मुझे नहीं पता कि अभी क्या 9 पर पहुंच गए हैं। तो अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हम आशान्वित हैं। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएंगे हमें लगता है कि हम एक कंफर्टेबल भूमिका में होंगे और सरकार बनाने के लिए अग्रसर होंगे। अदिति, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो जो मैं सवाल सुरेंद्र जी से कर रही थी उसका भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर जेडपीएम जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है और हम जानते हैं कि इस पार्टी का जन्म जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी एक घटना की तरह आंदोलन के जरिए हुआ था। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अब मिजोरम के लोग जो है वो भी एक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, एक नया विकल्प उन्हें नजर आ रहा है? इनके जो उम्मीदवार हैं वो भी युवा हैं, 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। अदिति, हम लोग सब जगह छाए हुए हैं जी। मतलब मेरा नाम भी आदिति है, इसीलिए हम जी ये जी कह रहे हैं जी। निश्चित रूप हमारे से इस वक्त जो डायरेक्टर है उनका नाम भी जेडपीएम अदिति है। अभी हम काफी हमारे नाम वाले लोग बढ़ गए जी। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि जेडपीएम एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही दूसरे तरह की पार्टी है, भिन्न पार्टी है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत जाने माने फुटबॉलर हैं, जे उनका नाम है। एक दो गॉस्पेल सिंगर्स हैं जो कि जिनको की टिकट मिला है। और उम्मीद यही है कि ये सभी लोग जीत जाएंगे। तो एक तरह से उसका जेडपीएम का प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल एमएनएफ से थोड़ा फर्क है। लेकिन ये भी मानना होगा कि एमएनएफ के एक तरह से डिवोटेड फॉलोअर्स हैं जो कि एक सर्टेन एज ग्रुप से ऊपर हैं। तो ये लोग मानते हैं कि जेडपीएम कल की पार्टी है और छोकरों की पार्टी है। और ये जो लोग
ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उनको वोट देना चाहिए। इसमें क्या होगा ये तो कहना इस समय बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक तरह से राजनीतिक धुरी मिजोरम में काफी स्थिर रही है। वहां पर उतना आयाराम गयाराम नहीं होता है जितना उदाहरण के तौर पर मणिपुर में होता है या नागालैंड में होता है। तो जो स्थिरता वहां है वो शायद हमें चुनाव के बाद भी दिखाई देगी, ऐसी हमको उम्मीद है। इस समय ZPM 20 को छू के फिर खिसक गई है नीचे। ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन MNF ने जो रोल अदा किया है वो थोड़ा सा लोगों को रास नहीं आया है, और डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जी। मिजोरम काफी पीछे है। तो और उस MNF की प्राथमिकताएं भी नए फुटबॉल स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना। लोग ये कह रहे थे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको सड़कों की जरूरत है जिससे कि हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट में ले जाएं। तो उसकी प्राथमिकताएं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पूर्वोत्तर इलाके में बिल्कुल। फुटबॉल एक बहुत बड़ा एक बार फिर से खेल अदिति जी माना यहाँ जाता पर है। रुझानों पे एक बार हम अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 10 तक पहुंच गई है। सुरेंद्र जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट जो है वो आ सकती है, और MNF जो है वो 11 पर है, ZPM 15 पर। सुरेंद्र जी ये भी आप बता दीजिए कि अगर किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिलता है तो आप किसके साथ हाथ मिलाने की रणनीति बना रहे हैं, ZPM के साथ या MNF के साथ? अदिति, आप हमारी नौकरी क्यों लेना चाहती हैं? ये बताइए ना। हम तो आज की डेट में यही कह रहे हैं कि पहले तो हम सरकार बनाएंगे, और जब बुआ के मूंछ होगी तभी तो उसको चाचा मैंने कहेंगे। कहा कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तब की क्या प्लानिंग है? मैंने कहा ना आपसे कि अगर बुआ के मूंछ होंगी तब उसको चाचा कहेंगे। लेट द टाइम कम। अभी तो हम पूरे आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से हमारी पार्टी आश्वस्त है कि हम सरकार बनाएंगे, और निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर रहेंगे, ऐसा हमारा अपना मानना है। हाँ, इसके बाद अगर कोई बात आती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो वहां के लोकल नेताओं के साथ बात करेगा, और जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। अभी इस वक्त हम चुनाव की इतनी अर्ली स्टेज में, जहां अभी हमें तो पूरी बहुत ही उम्मीद हो, शुरुआती है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तस्वीर में, साफ हाँ, होते होते कुछ और जहां में घंटे पूरी लगेंगे। बिल्कुल। आप तीनों का इस वक्त मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आप तीनों का, सुहास चकमा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अदिति फडणवीस जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार रुझान आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह से ZPM जो है वो यहाँ पर 15 पर बनी हुई है, MNF जो है वो 11 पर है, कांग्रेस पार्टी इस वक्त 10 पर आ गई है, BJP 2 पर यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार से। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं निफ्टी और सेंसेक्स, दोनों सूचकांक जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर निफ्टी 20,500 के पार है, सेंसेक्स 68,500 के पार नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी हिरल जुड़ रही हैं। हिरल, माना भी जा रहा था कि कल के चुनावी नतीजों के बाद आज सेंसेक्स जो है वो उछाल मार सकता है, और क्या वही वजह नजर आ रही है, और भी फैक्टर्स हैं आज शेयर बाजार में उछाल के? थैंक यू। आप देखोगे जो बीजेपी ने 3 स्टेट इलेक्शंस में जीत हासिल की है, उसकी वजह से ही हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ है। अभी आप देखेंगे तो निफ्टी क्लियरली उन्होंने लास्ट 20 मिनट में आप देखोगे से 3.34 लाख करोड़ मार्केट कैप में ऐड किया है। अभी इसको जो सहयोग दे रहा है वो है अदानी ग्रुप कंपनीज जो है, उनका मार्केट कैप अभी 12 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है, और ये 1 फरवरी 2023 से पहली बार हुआ है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप कंपनीज ने नियरली 1.14 लाख करोड़ मार्केट कैप खाली पहली 20 मिनट ऑफ ट्रेड में ऐड किया है। अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो सब सेक्टर्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी और PSU बैंक इंडेक्स है वो जो टॉप गेनर है आज के दिन पे।
ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज भी आप देखोगे तो हर एक स्टॉक 3 से 14% की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहे हैं, तो काफी सपोर्ट उधर से आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स है जो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी मार्केट्स को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली आप जैसे बता रहे हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक निफ्टी का ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी के स्टॉक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, हर एक सेक्टर्स पॉजिटिव में है। तो ये पूरा जो पॉजिटिव मोमेंटम हम मार्केट में देख रहे हैं वो क्लियरली जो बीजेपी की 3 स्टेट्स में विन है उसके वजह से हो रही है। और इसके अलावा आगे भी जो हम मार्केट एनालिस्ट और स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो है वो बीजेपी की जीत 2024 का क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अभी जनरल इलेक्शंस में। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम सब जगह छा रहा है काफी इलेक्शन की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिरल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2024 के आम चुनाव से पहले ये जो 5 राज्य थे इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल मारा जा रहा था और जिस तरह से बीजेपी की निर्णायक जीत यहाँ पर हुई है खासकर 3 राज्यों में कल जैसे हमने देखा, उसके बाद निवेशक जो हैं वो एक तरह से एक मजबूत संदेश उन तक पहुँचा है और यहाँ पर दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और शेयर बाजार में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। निफ्टी 20,500 के पार, सेंसेक्स 68,500 के पार। तो तेलंगाना ऐसा राज्य रहा जहां से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई। यहाँ 119 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की तरफ सरकार बना रही है। वहीं बीआरएस के प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर हैट्रिक लगाने से चूक गए। तेलंगाना में बीजेपी ने 8 सीटें जीती। राज्य की कमान कांग्रेस किसके हाथ में देगी, इस फैसले के लिए अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस सीएलपी की बैठक होने जा रही है। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना चुनाव प्रभारी डीके शिव कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला सीएलपी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त जुड़ गए हैं। निहाल, जिस तरह से 4 राज्यों के कल परिणाम आए हैं, कांग्रेस को सिर्फ एक तेलंगाना ही है जिसने मुंह मीठा करने का मौका दिया है और यहाँ पर अब क्या माना जाएगा, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर देखा जाए, क्योंकि रेवंत रेड्डी जो है वो लगातार जमीन पर लंबे वक्त से काम कर रहे थे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस इकलौता ऐसा राज्य है जहां इन 5 राज्यों में कांग्रेस ने यहाँ पे इस हालत में कांग्रेस पहुंची है कि वो सरकार बना सकती है। और यहाँ पर पोचिंग एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हो सकती है और इस बात को लेकर के कांग्रेस काफी इस पर चिंतन मंथन कर रही थी। इसलिए कांग्रेस काफी जल्दबाजी में यहाँ सरकार बनाने में दिख रही है। कल नतीजे आए, नतीजे के बाद देर शाम डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और दूसरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इन सबों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्होंने सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। अब सरकार कब बनाएंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, हमारे पीछे एल्ला होटल है और इस होटल में यहाँ पर बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। तो बैठक जब शुरू होगी उसके बाद यहाँ पर ये तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर रेवंत रेड्डी का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि वो शपथ कब लेंगे। कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सरकार बन जाए, क्योंकि अगर देर होगी तो फिर खरीद फरोख्त की संभावना भी बढ़ेगी। और इसका बार बार ये आरोप कांग्रेस ने लगाए भी हैं बीआरएस पे। तो ऐसे में यहाँ पर 2 बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कही जा रही है कि हो सकता है कि आज या कल जिसके भी नाम पर मुहर लगे मुख्यमंत्री के तौर पर, हो सकता है वो रेवंत रेड्डी हो, वो उनके साथ अगर किसी उप मुख्यमंत्री को भी शपथ लेना है तो ये दोनों आज या कल शपथ ले सकते हैं। इसके बाद जो पूरा कैबिनेट है वो 9 तारीख को शायद शपथ ले। 9 तारीख की बात इसलिए कही जा रही है कि 2009 में जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो 9 दिसंबर 2009 को उन्होंने ये घोषणा की थी संसद में कि अब तेलंगाना राज्य बनने जा रहा है, उसकी प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। तो हालांकि तेलंगाना की स्थापना 2 जून को हुई, लेकिन 9 दिसंबर तेलंगाना के लोगों के लिए काफी अहम है। इसे एक विक्ट्री डे के तौर पर यहाँ मनाया जाता है और ऐसे में टीआरएस ने भी यहाँ पर 9 दिसंबर को ही शपथ लिया था। और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 1-2 लोग शपथ ले लें और बाकी जो मंत्रिमंडल है वो 9 तारीख को शपथ ले। जी बहुत बहुत
शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए।